हेलो एंड वेलकम टू द क्लास सेक्शन 10 रेस्ट सब जुडाइज को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जो आपका सेक्शन 10 है सीपीसी में बेयर एक्ट में देखेंगे तो वो बात करता है स्टे ऑफ सूट्स के बारे में। मतलब रेस्ट सब जुडाइज ये बात वो नहीं बोलता, ये बात तो निकल करके आती है इस बात से कि रेस्ट सब जुडाइज का मतलब ही क्या होता है, स्टे ऑफ सूट होता है, स्टे ऑफ द मैटर होता है। क्योंकि रेस्ट माने होता है मैटर और सब जुडाइज का मतलब जो अंडर द सुपरविजन, अंडर द कंट्रोल या अंडर द जज है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्ट सब जुडाइज। समझ में आ गया ये बात। अब देखो हमारे जो सीपीसी में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आते हैं उनमें 9, 10, 11 ये तीनों तो एक साथ लगे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं ना। तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो अगर रेस जुडिकाटा का आता है तो वो समझ के चलिएगा, डिफरेंस वो पूछेगा ही कि सब जुडाइज के बीच में और जुडिकाटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और अगर नहीं भी आता तो अगर डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। आप थोड़ा सा अगर डिफरेंस लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, आपका आंसर जो है बन करके आ जाएगा। तो रेस सब जुडाइज और रेस जुडिकाटा के बारे में क्या होता है वो हम अभी पढ़ लेते हैं। जनरली अंतर इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये बात पूछी जाती है। और रेस जुडिकाटा की बात करूँ तो उसमें तो जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमारे सामने 8 एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन के बारे में ही प्री में पूछ लिया जाता है कि इस एक्सप्लेनेशन में क्या कहा, और वो भी घुमा फिरा के पूछते हैं, एकदम सीधा सीधा नहीं पूछ लेते कि अच्छा इस एक्सप्लेनेशन का मतलब बताओ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो जो सेक्शन है वो इस सेक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं आपके सामने कई बार शेयर कर चुकी हूँ अनअकैडमी के बारे में। कल मैंने वहाँ पर सेशन लेना है जो आपका मेंस में क्वेश्चन राइटिंग का रहता है ना, आंसर राइटिंग का, कि भाई आपने कैसे किस तरीके से लिख के आना है, क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी क्वेरीज बच्चों की रहती है। आई विल हैंडल दैट क्वेरी टुमारो ओनली। और आपको ये बात और मुझे बतानी है बच्चे कि जब हम बात करते हैं लिखने की, आंसर लिखने की, तो उसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को क्यों रहता है कि भाई हम क्या क्या लिखें, क्या मैटर छोड़ दें, किस तरीके से लिखना चाहिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको कल वहाँ पर देने वाली हूँ अनअकैडमी पे, जहाँ मेरी क्लास होगी 12 से 1। अब ये क्लास स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई चार्जेस नहीं है इसके। बस आपने कोर्स ज़रूर लगाना है अर्चना, ताकि आपको मेरे साथ चैट करने का मतलब जो भी आप मुझे मैसेज कर पाएँ, चैट के थ्रू भेज सकते हैं मैसेज, वो आपको मतलब ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज़ वो ऑप्शन नहीं आता अगर आप कोड नहीं लगाते हैं तो कोड लगा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास। 12 से 1 रोज़ होती है मेरी क्लास। कल हमारा सेशन रहेगा आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है। और फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हमें सारा इसमें जो कवरेज रहता है सिलेबस का वो एकदम हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। आप एक बार जा कर के देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस लिंक पर आप जा कर के देखिएगा एंड यू विल फाइंड कि हाँ सच में काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स वहाँ पर हैं। और आपको आप स्पेशल क्लास अटेंड कीजिए, वहाँ अगर लगे कि बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर उसको कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। और अभी तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है, अगर प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो उसमें बहुत अच्छे ही मतलब बहुत अच्छे प्राइसेस पे चल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद ये ख़त्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। तो ये अभी है 2292 का 12 मंथ्स का, 1875 का 18 मंथ्स, 1667 24 मंथ्स का। आप इनके ऊपर अगर आपको जो है डिस्काउंट लेना है तो भाई ये अर्चना यूज़ कर लेना, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कोड आप यूज़ कर लेना, दैट इज़ द कोड फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। और बाकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं बच्चे, वो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके लिए कुछ नहीं पे करना होता है, बल्कि अच्छा है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है, ज्ञान आपको मिल रहा है, आप बटोर लो। मैं बार बार कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जा कर के देखिए, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो मुझे फॉलो भी कर लेना, ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। कोड लगा लेना और आपके पास मैसेज भी आता रहेगा कि मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो कभी भूल जाओ तो याद आ जाएगा। चलते हैं क्लास में, पार्ट 1। अच्छा एक बात और मुझे आपको बतानी, कन्वे करनी है कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो नीचे आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जो टेलीग्राम का मेरा चैनल है वहाँ का, उस पर मैं आपको ये क्लास ख़त्म करने के बाद वहाँ टेलीग्राम पे जो है ये नोट्स एज इट इज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आपको करनी हो, फॉलो करना है, मतलब नोट्स लेने हैं तो फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। अब हम पार्ट 1 पढ़ते हैं, सूट्स इन जनरल के बारे में बताते हुए 9 से लेके 14 में जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा के बारे में बताया गया है। कल क्लास में सेक्शन 9 कर लिया था,
कोर्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। फिर स्टे ऑफ सूट, देखो मैंने आपको बताया ना स्टे ऑफ सूट के बारे में बताता है सेक्शन 10, वो हमें रेस्ट सब्जुडाइज की बात नहीं बताता, वो तो हमने मतलब निकाला है इसका, ठीक है, मैंने नहीं निकाला, ये मतलब है। फिर आता है सेक्शन 11 रेस्ट जुडिकाटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 12 है बार टू फर्दर सूट व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, प्रिजम्पशन इज टू फॉरेन जजमेंट। तो ये सेक्शन हमारे हैं जो कि यहाँ पर ये जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस्ट जुडिकाटा से डील करते हैं। इनमें 3 सेक्शन 9, 10, 11 ये चीज़ें जो है इन्वॉल्व में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है जो हम क्लास की एंड में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको सारी कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। पहला वर्ड है रेस्ट सब्जुडाइज। तो रेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया मैटर, और जुडाइज का मतलब सब्जुडाइज का मतलब होता है अंडर ए जज, मतलब जब भी जज के पास एक मैटर चल रहा है, अभी जज जो है कंसीडर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, रेस्ट सब्जुडाइज। एक मैटर जब जज के कंसिडरेशन में होता है, जज अभी उसको देख रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं रेस्ट सब्जुडाइज। और ये कैसे अराइज होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में किसी बात में आपस में जो है डिस्प्यूट हो गया। ये बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी बोलता है नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे रोज ही प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे देती हूँ मैं, बट ये थोड़ा याद रहने में हमें जो है ईजी हो जाता है। चलो प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, हम किसी और बात पे बात ले आते हैं। इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, से फॉर इंस्टेंस इसने बोला कि मैं आपको सर्टेन गुड्स जो है डिलीवर करूंगा। अब इसने जो है ये बोला कि मुझे डिलीवर करेगा, जिस दिन आया इसने नहीं करा, इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब सूट फाइल करना है। तो इसने सूट फाइल कर दिया। अब कोर्ट अभी मैटर को देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, मतलब अभी कोर्ट पर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। ये जो क्या करता है, इसको लगता है कि भाई मेरे को लग रहा है कि ये कोर्ट तो बहुत देर लगाएंगी, तो जाकर के सेम ही मैटर को ले जाके सेम ही पार्टी के अगेंस्ट, मतलब वही डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम ही मैटर ले जाकर के, और जुरिसडिक्शन उस कोर्ट के पास भी जहाँ गया वहाँ जाकर के जो है सूट इंस्टीट्यूट कर देता है। तो अब यहाँ पर हमें जो हमारा सेक्शन 10 है वो ऑपरेशन में आ जाता है, वो इफेक्टिव हो जाता है, अपनी बंदूक लेके आ जाता है, और वो कहता है कि सिविल मैटर बंदूक लेके नहीं आएगा, बट हाँ उसका जो काम होना यहाँ पर शुरू हो गया है, वो ये कहता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, सूट इंस्टीट्यूट तो करा लिया, उसमें तो कोर्ट को नहीं पता चलेगा, कोर्ट को कोई भाई ऑमनीपोटेंट तो है नहीं, कोर्ट पीछे पीछे तो नहीं चल रहे थे उसके पीछे पीछे बंदे के कि कहाँ कहाँ जाता है, वो तो नहीं हो सकता ना। तो कोर्ट को तो नहीं पता कौन सा मैटर ये ऑलरेडी कहाँ इंस्टीट्यूट करा के आया, ट्रायल चला के आया। तो कह रहे हैं कि क्या ये जब इंस्टीट्यूट तो हो गया सूट, उसके बाद ट्रायल नहीं हो सकता। अब ट्रायल का कोर्ट को कैसे पता चलेगा, आप बोलोगे मुझे क्या, मैंने तो पका ये कहा कोर्ट को नहीं, तो डिफेंडेंट जाके बताएगा ना कि भाई वहाँ पे मेरे खिलाफ फाइल करके आया, यहाँ पे भी फाइल कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, तो जब कोर्ट को पता चल जाता है कि ऑलरेडी ये इंस्टीट्यूट किया हुआ सूट है, तो क्या होगा, उस पर ट्रायल नहीं होगा। आप सेक्शन 10 की लैंग्वेज समझोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि ट्रायल को परमिशन नहीं है, ट्रायल जो है वो सेम मैटर में सेम पार्टीज के बीच में जो है नहीं ले जाया सकता ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सेम सूट इन द इन द प्रीवियस कोर्ट, इन द फॉर्मर कोर्ट। पहले वाली कोर्ट में ऑलरेडी अगर मैटर जो है अभी पेंडिंग में चल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट, सब्स्टिट्यूशन है सब्सिक्वेंट जो है, मतलब बाद वाली कोर्ट में जाके आप उसको इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। मैंने आपको कहा इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं कि आपने इंस्टीट्यूट कर लिया, आप ट्रायल नहीं कराएंगे। वहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई आपने अगर इंस्टीट्यूट करा लिया तो आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो अगर सूट इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे कोर्ट नहीं पता तो उन्होंने इंस्टीट्यूट कर लिया, लेकिन व्हेन इट केम टू नो लाइक टू द कोर्ट दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टीट्यूटेड इन द फॉर्मर कोर्ट, नाउ ट्रायल कैन नॉट बी कंडक्टेड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ट्रायल जो है कंडक्ट नहीं किया जा सकता, ट्रायल जो है वो नहीं किया जा सकता जब ऑलरेडी कोर्ट जो है एक मैटर को सुन रही है, पेंडेंसी में है। तो नाउ द कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज़ द पावर टू स्टे प्रोसीडिंग, तो वो स्टे कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सब जुडाइज। अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो डॉक्ट्राइन है वो कब शुरू होता है, वो शुरू जब होता है तो जब जो एक ही पार्टीज़ होती हैं और एक ही मैटर को जो है अभी रिलीफ पहले वाली में मिला नहीं है, पहले वाले से अभी नहीं आया रिलीफ, पेंडेंसी है, उसके बावजूद में जाकर के दूसरी कोर्ट में जो है इंस्टीट्यूट कर देते हैं। तो 2 पैरेलल लिटिगेशन जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम रिलीफ क्लेम्ड अलाउड नहीं है, उनका ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसके नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बता ही दिया कि ट्रायल के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है इसकी, इंस्टीट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि हम जब कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं हो सकता, तो ट्रायल तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई एंट्री मोडर आना है जैसे कि इंजंक्शन या स्टे, इसके ऊपर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, मतलब एंट्री मोडर लाया जा सकता है। लाइक इंजंक्शन कोई भी सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, मतलब अभी सूट पर सुनवाई चल रही है, इसी बीच अगर कोई जो पार्टी
है वो कहीं से इंजंक्शन लेके आ जाता है तो वो इंजंक्शन आ सकता है, स्टे आ सकता है। हाँ, लेकिन यह कह रहे हैं कि इंजंक्शन जो है वो लाया जा सकता है, लेकिन अगर अपील और रिवीजन की बात करें तो फिर वो नहीं हो सकता जब तक वो पेंडेंसी हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अलग अलग भिन्न भिन्न कोर्ट में जाके आप भिन्न भिन्न ना जो है पार्टीज़ जो होती हैं, अगर बहुत सारे केस फाइल कर देंगे तो सोचो कितना अंबार लग जाएगा केसेस का, जब ऑलरेडी हमारे यहाँ इतनी पेंडेंसी है सूट्स की और उसमें भी सेम पार्टी सेम मैटर अलग अलग कोर्ट में चली जाएंगी तो इट विल क्रिएट ए कैओस, बिल्कुल एक मतलब सोचो कोर्ट्स का क्या हाल होगा। इमेजिन करके देखो कितना क्या हाल हो जाएगा। रोज जो है जो पार्टीज जो है क्या हो रहे हैं, भैया इस कोर्ट में भी जा रही हैं उस कोर्ट में भी जा रही हैं, रोज 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 रोज। और जज साहब जो है वो तो बिल्कुल एक ही मैटर है, वो एक मैटर को जो है दो दो जज साहब सुन रहे हैं, तो सुनो क्या हाल होगा सोचो। तो वो उस इमेजिनेशन को रोको, अपने घोड़ों को वहाँ से दौड़ के दिमाग से निकालो और जो है वापस आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक मैटर को आप अलग अलग कोर्ट में नहीं घुमा सकते हैं। दूसरी बात है, सोचो अगर फिर से इमेजिन करो, चलो दिमाग से घोड़े दौड़ाओ, वही पार्टीज़ हैं, आज इसकी सुनवाई इस कोर्ट में है, आज इस केस की मतलब इसी केस की सुनवाई दूसरी कोर्ट में है, तो पहले इस कोर्ट में भागे भागे जाएंगे फिर उस कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, फिर डिफेंडेंट को कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ पे भी जाके बात बतानी पड़ रही है, वहाँ पे भी उसको कितना हरासमेंट हो रहा है डिफेंडेंट को। अब यहाँ पर रिलीफ की बात करो तो रिलीफ अगर एक कोर्ट ने ये दे दिया कि भाई ये हो गया आपने ये करना है, दूसरी कोर्ट भी कहती है ये करना है, तो कैसे होगा? अगर अलग अलग हो गया तो डिफेंडेंट का क्या होगा, ये भी करके देगा ये भी करके देगा, तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएंगी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये डॉक्ट्राइन काम करता है कि जो ऑलरेडी पेंडिंग चल रही है मैटर को, उसको जो है को अलग अलग कोर्ट में जाके ट्रायल उसका नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं सिविल कोर्ट जो है उसको ट्रायल के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए जिसमें डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सेम मैटर हो, जो ऑलरेडी जो है प्रीवियसली पहले कभी इंस्टीट्यूट हुआ था सूट, वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, पेंडेंसी चल रही है, तो वहाँ पर फिर दोबारा दूसरी कोर्ट में जाके कहीं पर उसको जाके नहीं जाके केस को इंस्टीट्यूट करा के ट्रायल कराना है। इंस्टीट्यूट करा देता है बट ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर यही केस जो है हमारे पास इंडियन बैंक वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का केस, इसमें यही बातें कही थी। एक बात और कही थी जो मैंने अभी आपको बताई कि इंटरिम ऑर्डर जैसे कि इंजंक्शन की स्टे की बात करें तो वो यहाँ पर लाया जा सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। और ये केस है एसपी अन्नामलाई चेती वर्सेस बीए थोर्नलिल का केस। इस केस में कहा गया था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है डॉक्ट्राइन का वो यही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोका जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस को रोका जाए, ताकि लिटिजेंट जो है जो लिटिजेंट पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए अननेसेसरी हरासमेंट से। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी ज़रूरी हैं जब हम रेस सब जुडाइस की बात करते हैं? तो सबसे पहली बात है, दो सूट होते हैं, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। एक पहले हुआ इंस्टीट्यूट और दूसरा बाद में हुआ। जो मैटर इन इशू है, जिस विवाद को लेके वो आते हैं, वो डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा दिखता होता है कि सेम है, या फिर सब्सटेंशली मतलब भले ही दिखने में सेम ना हो लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ मैटर जो है एक्चुअल में दोनों का सेम ही है। बहुत दो सूट है वो दोनों पार्टीज़ में कैसे होना चाहिए, दोनों पार्टीज होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव सेम होने चाहिए। और जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए सेम कोर्ट में इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट और इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया। या तो उसी कोर्ट में लेके आ रहा है वो मैटर, या किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में लेके जा रहा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है। द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड, उसके पास जुरिसडिक्शन होना चाहिए रिलीफ देने का। अगर उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है रिलीफ देने का तो फिर हम नहीं मानेंगे कि रेस सब जुडाइस का जो है डॉक्ट्राइन वो ऑपरेट करेगा। सिंपल बात है बच्चे, अगर कहीं पर रिलीफ मांगने के लिए गए और पता चलता है कि यहाँ पर जुरिसडिक्शन भी नहीं है तो आप फिर उस मैटर को लेके जा सकते हो, जिस कोर्ट में जुरिसडिक्शन है वहाँ पर लेके जा सकते हो, लेकिन अगर उसके पास जुरिसडिक्शन है रिलीफ देने का तो फिर वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। तो दैट इज व्हाट डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस विल ऑपरेट। फिर सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, तो सेम टाइटल लेके आ रहे हैं, अलग अलग टाइटल भी नहीं लेके आते। टेस्ट कैसे पता चलेगा सेक्शन 10 अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो ऐसे रेस जुडिकाटा को फॉलो करके। ना व्हाट इज दिस कि रेस जुडिकाटा को फॉलो करके, वो इस तरीके से कि रेस जुडिकाटा क्या होता है कि ऑलरेडी जो मैटर डिसाइड होता है उसको आप नहीं लेके जाओगे फिर से कोर्ट में, है ना। तो आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, जो ऑलरेडी मैटर जो है डिसाइड हो जाता है फिर से आप दोबारा से कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। उस बात को रेस जुडिकाटा कहता है कि नहीं आप ऐसे कर सकते। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर जो है पहली वाली कोर्ट में मैटर जो है इंस्टीट्यूट हुआ, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ट्रायल चलना शुरू हुआ, अभी पेंडिंग में है, व्यक्ति दूसरी कोर्ट में चला जाता है सेम मैटर लेकर के सेम पार्टी के अगेंस्ट
और जो है केस जो है इंस्टीट्यूट कर देता है। अब अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर डिसीज़न आया होता, उस डिसीज़न को ये इस वाली कोर्ट में लेके नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ रेस जुडिकाटा, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये पेंडेंसी है इसलिए रेस सब्जुडाइज बन गया। आप समझिए बात को, यहाँ मैटर डिसाइड होता और तब वो पेंडिंग यहाँ नहीं लेके जाता, दूसरी कोर्ट में नहीं लेके जा सकता था, तो रेस जुडिकाटा अप्रोवेट हो जाता। अगर मैटर जो है क्या होता, बिल्कुल कॉन्क्लूड हो चुका होता था, रिलीफ मिल चुका होता, फिर वो सेम मैटर को लेके दूसरी कोर्ट में चला गया तो वो वहाँ पर क्या होता, अलाउ नहीं होता, तो रेस जुडिकाटा हो जाएगा। और अगर कह रहे हैं कि पेंडेंसी में है और दो उसमें पेंडेंसी में है, तब वो क्या बन जाएगा, रेस सब्जुडाइज। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर मैटर डिसाइड होता जिस कोर्ट में वो दोबारा लेके गया तो वो रेस जुडिकाटा का पार्ट बन सकती थी, लेकिन क्योंकि मैटर पेंडिंग है तो वो रेस सब्जुडाइज का पार्ट बनेगी। अब अगर फॉरेन कोर्ट में पेंडेंसी हो मैटर की तो कह रहे हैं कि अगर एक सूट इंस्टीट्यूट करा गया, कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ, फॉरेन कोर्ट में, यानी कि इंडिया से बाहर। तो इंडिया से बाहर जब वो इंस्टीट्यूट हुआ है और फिर उसको बाद में सब्सिक्वेंटली कहाँ इंस्टीट्यूट किया गया, इंडिया में लाके, तो क्या कह रहे हैं, फिर ये चीज़ जो है बाइंडिंग नहीं है, ये चीज़ जो है फिर हम कह रहे हैं कि ये बाउंड नहीं है, ये चीज़ जो है लिमिट नहीं है। इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है डिसअलाउ नहीं करेंगे, मतलब ये चीज़ अलाउड है कि ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडेंसी चल रही है सूट की, उसको इंडिया में लाया जा रहा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन द फॉरेन कोर्ट, तो दैट इज अलाउड, दैट कैन बी डन। फिर आता है इनहेरेंट पावर टू स्टे। नाउ व्हाट इज दिस इनहेरेंट पावर टू स्टे? हर कोर्ट के पास हमारा जो सेक्शन 10 है वो एक इनहेरेंट पावर देता है। इनहेरेंट पावर का मतलब इनएलिनेबल पावर देता है, जिसको कि ट्रांसफर नहीं करते, कोई व्यक्ति जो है नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। तो इनहेरेंट पावर जो है कोर्ट के पास कि वो स्टे लगा सकती हैं सूट पे, ये कोर्ट के पास है। तो अगर कहीं पर सेक्शन 10 उसे अप्लाई नहीं होता तो उस केस में सेक्शन 151 है जो कहता है कि वो न्याय को लेने के लिए, न्याय को देने के लिए, न्याय को इंश्योर करने के लिए वो स्टे ऑफ सूट कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट जो होती हैं डिफरेंट मैटर्स को जो होती हैं वो कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। जो अलग अलग सूट्स हैं उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं जहाँ पर एक ही मैटर हो, मतलब अगर मैटर्स दोनों सूट्स में सेम है तो वो क्या करेंगी, कोर्ट जो अलग अलग कोर्ट में चल रहा है, अलग अलग सूट है, उनको वो एक साथ भी उनको लेकर के आ सकती हैं, ये भी उनका इनहेरेंट पावर में है। ये जो बोकारो एंड रामगुर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर का 1962 का केस है, इसमें यही हुआ, जो मैटर इन इशू था वो ओनरशिप प्रॉपर्टी का था। कोर्ट ने अपने पावर को, इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट इश्यूज तो थे सेम सब्जेक्ट मैटर के, उनको एक साथ कंबाइन कर दिया था। तो यही कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स की बात करता है कि सेक्शन 10 कहता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन ना आए सेम मैटर में अलग अलग कोर्ट के द्वारा, तो इसमें यहाँ क्या करती हैं, कोर्ट क्या करती हैं, कंसोलिडेट कर देती है, कंबाइन कर देती हैं दोनों सूट्स को। अनुराग एंड कॉर्पोरेशन इन अनदर वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन अनदर के केस में ये कहा गया कि कंसोलिडेशन ऑफ सूट इज ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 151 सो दैट जस्टिस इज अश्योर्ड एंड इट सेव्स द पार्टी फ्रॉम ए मल्टीसिप्लिटी ऑफ केसेस, डिलेज एंड एक्सपेंसेस। कि अगर सेम मैटर चला जाता है तो क्या करेंगी, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए कंसोलिडेट कर देती हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ हमारा रेस सब्जुडाइज को इस्तेमाल करते हुए, 151 को इस्तेमाल करते हुए कंसोलिडेट कर देती हैं, कंबाइन कर देती हैं, ताकि हम जो है डबल जो है ट्रायल होने से जो है बच जाए। अब आता है इफेक्ट ऑफ कंट्रावेंशन। तो इफेक्ट ऑफ कंट्रावेंशन का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो सेक्शन 10 को फॉलो ना किया जाए, सेक्शन 10 को फॉलो ना करते हुए अगर कोई डिक्री पास की जाती है जो कि सेक्शन 10 की कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगेंस्ट में है, तो क्या होगा, क्या वो नल हो जाएगी? नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना, वो नल नहीं होती है, बल्कि हम उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, कंप्लीटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग में वो जा सकती है। जो पार्टीज़ होती हैं वो ये कह सकती हैं कि हम अपने अधिकार को सरेंडर करती हैं और कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि आप सब्सिक्वेंट सूट की तरफ चले जाइए, यानी आपने जो हमें दिया है, मतलब जो रिलीफ दिया है, उसको वो खुद ही सरेंडर करते हैं, और जो बात वाला सब्सिक्वेंट सूट जो उन्होंने फाइल किया होता है उससे रिलेटेड जो बात रहती है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये बात अगर पार्टीज कह देती हैं तो फिर वो बाद में जाके जब अपने अधिकार को खुद वेव कर लिया उन्होंने जो दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो फिर बाद में जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकती कि भाई सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग की क्या वैलिडिटी है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये भी हमें देखना है, वो वेव तो कर दिया उन्होंने, हमने अभी आपको बताया, लेकिन फिर वो बाद में उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते। इंटरिम ऑर्डर्स आपको मैंने बता ही दिया कि इंटरिम ऑर्डर टेम्परेरी ऑर्डर्स होते हैं, लिमिटेड ड्यूरेशंस के लिए होते हैं, जो कि कोर्ट सेक्शन 10 में कह रहे हैं कि वो पास कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की है, इंजंक्शन की है, अपॉइंटमेंट रिसीवर के बारे में बात करते हैं, तो इंटरिम ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना बेयर एक्ट की लैंग्वेज से। सब हमने जो शुरू में आपसे बात की थी कि हमने क्या करना है, लैंग्वेज से पढ़ना है, तो ये रहा
No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or in any other court having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by and having like jurisdiction or before the Supreme Court। ये मैंने आपको सब समझा दिया है, इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर की सारी बातें, उसके बाद यहाँ पर आए। अब आपको देखिए एक एक शब्द देखिए, मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है कि कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेंगी ट्रायल से, तो इंस्टीट्यूशन के लिए मना नहीं, ट्रायल के लिए मना है। किसी भी सूट को जो कि मैटर इन इशू में है डायरेक्टली या सब्सटेंशली, मतलब एकदम क्लियर पता चल रहा है, सब्सटेंशली का मतलब भले ही क्लियर एक्सप्रेस नहीं पता चल रहा है, बट हाँ इसका जो मीनिंग है वही आता है कि मैटर सेम है। प्रीवियसली जो पहले से इंस्टीट्यूट हुआ हुआ सूट है, सेम पार्टीज़ हैं या बिटवीन सेम पार्टीज़ हैं, क्या कह रहे हैं, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हमने पढ़ा, वो भी नहीं क्लेम कर सकते हैं। सेम टाइटल में नहीं आ सकते, जो कि ऑलरेडी पेंडेंसी में सूट चल रहा है पहले से ही, चाहे इंडिया के किसी भी कोर्ट में जिसके पास जुरिडिक्शन है, उसका जो क्लेम हमने किया है उसको देने के लिए, रिलीफ का दिया हमने कहा है उसको देने के लिए, मतलब जुरिडिक्शन होना चाहिए। मैंने आपको बताया जुरिडिक्शन नहीं है तो फिर वो कह रहे हैं, फिर वो यहाँ पर रेस सब जुडाइज का पार्ट नहीं बनाते हैं। तो किसी भी कोर्ट में बियॉन्ड, अगर इंडिया की लिमिट्स की बात करें, जो इंडिया की गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है तो उसको वो ऑपरेट करती है, तो वो वहाँ पर तो जो है ये चीज़ अप्लाई होएगी। और अगर हम फॉरेन की बात करें, देखो एक्सप्लेनेशन में बताया कि अगर फॉरेन कोर्ट में ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, आपस आके इंडिया में इंस्टीट्यूट कर दे तो वो चीज़ जो है बार नहीं है, बाकी इंडिया की कोर्ट में होता है तो वो चीज़ बार है। तो मैंने आपको समझाई कि एक चीज़, आई होप आपको क्लियर होगी। आप प्लीज़ नोट्स लेने हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, अभी जस्ट ये अपलोड करने के बाद आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट। और जो भी बच्चे मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर रहे हैं, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।